नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबर पर। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लोकेश जायसवाल ने हफ्ते के रोज दौरा किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए गेस्ट फैकल्टी की तकर्रुरात। सरूनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ एक मोबाइल की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की साबिक़ यूपीए हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि फ़ोन बैंकिंग घोटाला साबिक़ कांग्रेस हुकूमत के घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला था। दो 2023 के मानसून सीजन के दौरान शदीद बारिशों के नतीजे में पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसे बुनियादी तौर पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के रिहायशी मुतासिर हुए। बस नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद का प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लोकेश जायसवाल ने हफ्ते के रोज दौरा किया। इस मौके पर जू पार्क के हुक्काम ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लोकेश जायसवाल ने जू पार्क के हुक्काम के साथ जू का मुआयना किया और तमाम जंगली जानवरों की सेहत और इनकी देखभाल का जायजा लिया। इन्होंने इस मौके पर 2 रोज कबल संदर की लकड़ी के दरख्त की गैरकानूनी कटाई के पेश आए वाक़े की जानकारी हासिल की और तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। इस मौके पर इन्होंने हुक्काम की जानिब से जानवरों की बेहतर निगहदाश्त और सेहत का ख्याल रखने और जू देखने आए अवाम को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए गेस्ट फैकल्टी की तकर्रुरात। प्रिंसिपल डॉक्टर ए वसंता कुमारी के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फलकनुमा में गेस्ट फैकल्टी अंग्रेजी 4, तेलुगु 1, अरबी 1, तारीख 1, कॉमर्स 4, कंप्यूटर साइंस 5, उर्दू मीडियम 1, पॉलिटिकल साइंस उर्दू मीडियम 1, पॉलिटिकल साइंस 1, रियाजी 1, जोलॉजी उर्दू मीडियम 1, केमिस्ट्री उर्दू मीडियम 1, फिजिक्स 1 जुमला 23 जायदाद तकर्रुरात तलब हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों से ख्वाहिश की जाती है कि अपने ज़रूरी असनादात के साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फलकनुमा में 24 जुलाई शाम 4 बजे से कबल अपनी दरख्वास्त दाखिल करें। गुज़िश्ता 4 रोज़ से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से तेलंगाना रियासत के सभी आबी ज़खायर में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। वहीं हैदराबाद की हुसैन सागर झील भी लबरेज हो गई है। हुसैन सागर झील की मुकम्मल सतह 513.41 मीटर है, जबकि मुसलसल बारिश के नतीजे में इसकी सतह आब में पानी 513 मीटर मौजूद है। हुसैन सागर झील से पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। हिमायत सागर के पानी के अखराज का नज़ारा करने से अवाम महरूम। हैदराबाद के हिमायत सागर ज़ख़ीरा गंडीपेट के दरवाजे खोल दिए जाने की इत्तलात पर शहर के कई इलाकों की अवाम पानी के अखराज का नज़ारा देखने के लिए गंडीपेट पहुंचे थे, लेकिन इन्हें वहां से उस वक्त शदीद मायूसी हुई जब इन्हें पानी छोड़ने के नज़ारे को देखने से रोकने के लिए अंदर जाने के गेट बंद कर दिए गए और वहाँ पुलिस को तैनात कर दिया गया ताकि अवाम को अंदर दाखिल होने से रोक दिया जाए। विवेकानंदा रेड्डी कत्ल के सियासी महरुका शर्मिला का सीबीआई के सामने बयान। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने कहा है कि इनका ख्याल है कि इनके चाचा वाईएस विवेकानंदा रेड्डी के कत्ल के पसपर्दा सियासी महरुका शामिल है। इस मुकदमे की तहकीकात कर रही सीबीआई ने वाईएस शर्मिला गवाह नंबर 259 के तौर पर गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। सीबीआई के सामने दिए गए बयान में शर्मिला ने कहा कि इनका मानना है कि इस कत्ल के पीछे सियासी वजूहात है, मगर इनके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इनके बयान के मुताबिक विवेकानंद रेड्डी शर्मिला की रिहाइश गाह पहुंचे थे और वो हल्के लोकसभा कड़पा से वाईएस अविनाश रेड्डी के मुकाबले में उतरने की शदीद मुखालिफत थे।
बीवी ने शौहर की जबान काट डाली। आंध्र प्रदेश में अजीबोगरीब वाकया पेश आया है। रियासत आंध्र प्रदेश जिले कर्नूल तोगाली मंडल के एक तांडा में पेश आए एक अजीबोगरीब वाकये में बीवी ने शौहर की जबान ही काट डाली। तफसीलात के मुताबिक तारा चंद्र नायक और पुष्पावती ने 8 साल कबल लव मैरिज की थी। दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे। कल भी इनके दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान बीवी ने शौहर की जबान काट दी। इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बादशाह शौहर ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि इसकी बीवी ने इसके कत्ल की कोशिश की। जब पुलिस ने खातून से पूछताछ की तो इसने जो वजह बताई, इसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। बीवी ने पुलिस को बताया कि शौहर ने इसकी मर्जी के खिलाफ इसे छूने की कोशिश की, जिस पर इसने अपने शौहर की जबान काट दी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की साबिक़ यूपीए हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि फ़ोन बैंकिंग घोटाला साबिक़ कांग्रेस हुकूमत के घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला था। इन्होंने कहा है कि 9 साल कबल बैंकिंग घोटाले की वजह से मुल्क की बैंकिंग की सूरत हाल अबतर हो गई थी। इन्होंने कहा 9 साल कबल बैंकिंग घोटाले की वजह से मुल्क की बैंकिंग की सूरत हाल अबतर हो गई थी। इन्होंने कहा 2014 के बाद हमारी हुकूमत ने फ़ोन बैंकिंग और बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाया है। आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी। उस जमाने में उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। आप लोग आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था। देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। 2014 में आप सबने हमें सरकार में आकर के देश की सेवा करने का मौका दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद हमने इस स्थिति से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुसीबतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया। हमने सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, प्रोफेशनलिज्म पर बल दिया। हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी ना डूबे, क्योंकि बैंकों के प्रति सामान्य नागरिक का विश्वास पक्का करना बहुत जरूरी हो गया था।
क्योंकि कई कोऑपरेटिव बैंक के डूबने लगी थी, सामान्य मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था और इसलिए हमने 1 लाख से उसको सीमा 5 लाख कर दी ताकि 99% नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापिस। बालापुर पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलविस गैंग का पता चलाते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 16 तोले तिलाई, 10 तोले चांदी के जेवरात बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 2 पल्सर बाइक्स, 1 ऑटो और 3 मोबाइल फोन से जब्त किया। इस सिलसिले में पुलिस ने मीडिया के सामने मुलजिमीन को पेश करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में लगभग 1.5 साल से चोरियां होते जा रहे थे और हर महीना 1 ना 2 चोरियां रिपोर्ट होते थे। बालापुर पुलिस ने बहुत मेहनत करा, लेकिन वो लोगों अभी तक 21 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस करे। वो गैंग को कल बालापुर पुलिस ने पकड़ा गया। ये वेंकट रेड्डी इंस्पेक्टर और मसीउद्दीन सब इंस्पेक्टर और उनका क्राइम टीम है। वो लोगों बहुत मेहनत करके ये चोरों को पकड़े और 21 केसेस में डिटेक्ट हुआ। और बाद में एनालाइज करें तो हमारे को ये पता चला कि वो लोगों 2 चोरों हैं, वो वही कॉलोनी में रह के उनको 2 वाइफ्स है, एक कॉलोनी में एक वाइफ को, दूसरा कॉलोनी में दूसरा वाइफ को रख के वहीं फिर रहे और शाम तक पूरा घरों कोसा कोसा घर में लाख है देख लेता है और किसका स्टेप्स कैसा है, गेट कैसा है, वहीं रहते ना गांव वाला बन के उधर वहीं फिर के अब उसका पूरा रक्की कर लेके रात में जो चोरियां करते थे। और हम लोगों जो टावर के बारे में नहीं तो दूसरा टेक्निकल एविडेंस के सब लोगों सर्च करे तो भी वही गांव वाले वही गांव में रह रहे ना, इसलिए बहुत उसमें पकड़ने में दिक्कत हुई थी। फाइनली वो लोगों मेन अक्यूज्ड सैयद ख्वाजा अली, उन 20 ईयर्स है। इससे पहले तो ऑटो चलाता था, अभी भी ऑटो चलाने का बहाना पे वही गांव में वही कॉलोनी में फिरते। और इन कामाटीपुरा के पुलिस स्टेशन में लास्ट ईयर उन पोक्सो केस में अरेस्ट होकर जेल को गया था। जेल जाने के बाद वहाँ जो फ्रेंडशिप होता है और जब से ही उन चोरियाँ शुरू करा बाहर आने के बाद उनके ब्रदर इन लॉ के साथ, इनको 2 ब्रदर इन लॉ है और एक शेख आरिफ और एक छोटा बच्चा 16 ईयर्स का, दोनों के साथ पूरा रक्की कर लेना, चोरी करना और प्रॉपर्टी भी बेचना। वो प्रॉपर्टी ईदी बाज़ार में सिराजुद्दीन बोल के एक आदमी को पूरा प्रॉपर्टी दिया। अब बाद में जो प्रॉपर्टी इंटैक्ट है वो रिकवरी करे हम 16 तोला अभी तक। और वो लोगों जो पैसे मिला उससे 2 पल्सर खरीदे और एक ऑटो भी खरीदा था। वहीं गांव में वो यही पल्सरा यही ऑटो में नंबर बगैर नंबर रात में निकालना, गांव में फिरना, रक्की कर लेना और चोरी करके चुपचाप वही कॉलोनी में रहना, यही हो रहा था। और ये आई कंग्रेचुलेट ऑल द पुलिस पार्टी। वो लोगों छोटा सा क्लू निकाल के जो आदमी ऑटो ड्राइवर बोलता है, मेसन बोलता है, वो लोगों पल्सरा कैसा खरीदते और ऑटो कैसा खरीदते, उतना लग्जरी लाइफ कैसा गुजर रहा बोल के उस पर इंक्वायरी कार्रवाई करके वो लोगों को पकड़े थे। पुलिस को वो इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी और मसीउद्दीन की मैं शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। कार्डन एंड सर्च तो आपको मालूम, ऑपरेशन चबूतर और कार्डन एंड सर्च इससे पहले करते थे। पब्लिक जो कॉलोनी वाले अब अच्छा पॉइंट रेज करें, अगर कॉलोनी वाले खुद आपको हमारे को कोऑपरेट करके, अगर सदर लोगों नहीं तो कोई परमानेंट रेजिडेंट है जो कॉलोनी में परमानेंट है, वो लोगों अगर चाहे हम लोग आके आराम से करेंगे। अगर कोई ऐसा ही नंबर प्लेट बगैर नंबर प्लेट वाले, और ये पूरा बगैर नंबर प्लेट का है ये केस में, ऐसा बगैर नंबर प्लेट आप जो बोले वहाँ क्राइम रिकॉर्ड उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा था, लेकिन हमारा घर पे आके हम यहाँ हमारा कॉलोनी में बड़े आदमी जैसा पोज करके यहाँ रहता, लेकिन उनका ऑपरेशंस बहुत बाहर बहुत खतरनाक रहते। अगर पब्लिक इंटरेस्टेड है, कोऑपरेट करे, हम लोग तो तैयार है, हम तो रेडी रहते, कभी भी हम करेंगे। हाँ
బాగానే ఉంది నిజంగానే ఇది డైమండ్ ఉన్నట్టు కదా. तू कब दे रहे? आप लिया कब दे रहे हैं पूछ रहे साहब. नहीं ये देखो बाबा, ये तो देखो उंडी उड़ा जरा. ఎంత కష్టమైతే చేయండి. सरूरनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ एक मोबाइल की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया है। सरूरनगर पुलिस स्टेशन के इलाके दुलसिक नगर में रोड पर वाक़ एक मोबाइल की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। मुकामी पुलिस, फायर ब्रिगेड और DRF के अमले ने बर वक्त मुकामी हादसा पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोक लिया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। हफ्ते के रोज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मदीना एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से कुल जमाती गोल मेज इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ मुस्लिम जमातें, NGOs और ख़वातीन वकला शरीक थे। इस मौके पर शिरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अक्सर सिविल कोड शरीयत के खिलाफ है, जिसको हम ख़वातीन नहीं कबूल करेंगी। इस मौके पर नासिरा खानम, जलीसा सुल्ताना, ज़हीर फातिमा के अलावा दूसरे मौजूद थे। अर्शिया मुदस्सिर है, मैं पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी हूँ सिटी की। और ये जो आज का जो प्रोग्राम, आज का जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो रखा गया, ये सारे हमारे मुख्तलिफ सिटी के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस और ज़्यादा तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद थे और कई सोशल एक्टिविस्ट थे हमारे साथ। और सभी का यही मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल हम सबका एक ही है कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये जो सारी चीज़ें जो भी है हमारे सिर्फ़ और सिर्फ हमको ख़िलाफ़ करने के लिए है। और जो जैसा कि ये जो हमारी जो कम्युनिटी है, प्लूरल कम्युनिटी है, तो इसमें हर किसी का फ़ायदा इसी में है। जो कुरान के तहत जो है, हदीस के तहत जो है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी में है, सो हमारी भलाई है। सो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। यस, थैंक यू। कोर्ट के अगेंस्ट या उसको अपोज़ करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कई किस्म के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसमें से अव्वल तो है कि रूट लेवल पे पर्सनल लॉ के ताल्लुक से शऊर पैदा किया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जिसको हम कह रहे हैं। और फिर जो इस्लामी क़वानीन के ताल्लुक से गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं, मिसकॉन्सेप्शंस जो पैदा किए गए हैं, उनको हम जवाब दें और लोगों की जहन में जो क़वानीन के ख़िलाफ़ गलत बातें बिठाई गई हैं वो हटाएँ। और इन्हीं गलत बातों की बुनियाद पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की जा रही है। तो हम आवाम में ये शऊर पैदा कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसा क़ानून नहीं है जिसमें हमारा कुछ भला है, बल्कि वो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमारा उस क़वानीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे दीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने की एक कोशिश है और एक साजिश है मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये हमारा कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मीटिंग यहाँ बुलाई गई है, कुल जमाती मीटिंग थी और कई तंजीमों की हमारी ज़िम्मेदार ख़वातीन यहाँ जमा हो गई थी। इसकी वजह ये थी कि जैसे आप जानती हैं आज का जो इशू चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का, तो उस सिलसिले में हम इन बहनों से भी उनकी राय जानना चाहते थे और ये कि एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर हम सब मुत्तहिद होकर अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, हम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम ले। हमारा ये मकसद था कि हम तमाम एक साथ जमा होकर एक आवाज़, एक ज़बान बनकर हम अल्लाह के कलीमे को बुलंद करते हुए इस बात का ऐलान करेंगे कि इंशाअल्लाह हम एकसा सिविल कोड की बिल को नफ़ी करते हैं। ये बिल्कुल नाकाबिल क़बूल, नाकाबिल अमल है और हमारी शरीयत में ज़ेर ज़बर का भी अगर कोई तब्दीली करना चाहे तो इंशाअल्लाह उस तब्दीली को भी हम गवारा नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह जब तक कि हमारे अंदर दमख़म है, ताकत व क़ुव्वत है, हम ज़रूर जो है ये लड़ाई लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। एकसा सिविल कोड के लिए उत्तराखंड में जो कमेटी कायम की गई है, उसके आप मसवदे पर नज़र डालेंगे तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। जैसा उसमें इद्दत पर पाबंदी आयद करने की बात कही गई है, निकाह हलाला पर और विरासत की तक़सीम के साथ साथ जो है कई ऐसे मसाइल हैं जिस पर उनकी ये गुजारिश है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। जबकि आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें, चाहे आप विरासत की तक़सीम हो, चाहे इद्दत हो, चाहे एक से ज़ायद निकाह का मसला हो, ये तमाम जो है हमारे कुरान और हदीस में मौजूद हैं।
तो हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी शक्ल में हमारे लिए कुरान और हदीस में मुदाखलत की जाए। हम मुकम्मल तौर पर एक साथ सिविल कोड को रद्द करते हैं और हम यहाँ के हुक्मरान जमात से ख्वाहिश करते हैं कि जिस तरह से यहाँ के कबाइलियों को और जो है ईसाइयों को एग्ज़म्प्ट करने की जो ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है और ये समझ रहे हैं कि हम उनको एग्ज़म्प्ट करेंगे, तो उसी तरह से हम मुतालबा करते हैं अमित शाह से, वज़ीर दाखिला से और दूसरे यहाँ के हुक्मरान जमात से कि मुसलमानों को भी उससे एग्ज़म्प्ट कर दिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल जो करंट इशू चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज, तो इस ज़िमन में हमारी पूरी जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है, जितने मज़ाहिब हैं, जितने तबक़ात हैं, सारी ख़वातीन से मुलाक़ात करके उन तमाम को हमने एक प्लेटफार्म पर जोड़ने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस इजलास में तकरीबन मुख्तलिफ़ तंजीमों की ख़वातीन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, एक्टिविस्ट्स, ये सब जो है जमा हुई थी और सब एक आवाज़ में ये कहने लगी कि हम सब का कहना यही है कि हम किसी कीमत पर भी इस लॉ को, जो अंधा क़ानून है, उसको हम नाफिज होने नहीं देंगे और शरीयत हमें जान से ज़्यादा अज़ीज़ व प्यारी है। हम मुसलमानों को इस तरीक़े से आमादा करेंगे कि आप और हम अपनी शरीयत में अपने आप को कस लें और हमारी ज़िंदगी का पल पल ऐसा न गुज़रे जिसमें कि हम शरीयत को नाफिज न किए हों। शरीयत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। सबों ने इस बात से इत्तेफाक किया और सबकी एक ही आवाज़ थी कि हम सब इस राह में आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम सब मुत्तहिद होकर इस क़ानून को किसी न किसी तरह से कंडम करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। मैं अस्मा ज़रज़री हूँ। ये जो यूसीसी का चल रहा है, हम इसके अपोज़ करते हैं, इसके ख़िलाफ़ है, हम इसको रद्द करते हैं क्योंकि ये हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है, हमारे कुरान के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तमाम कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ है। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एक होने की बात करती है, जबकि यहाँ पर प्लूरल सोसाइटी है, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो उसमें एक साथ सिविल कोड की बात कर ही नहीं सकते, वो मुमकिन ही नहीं है। तो हम बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ से इसको अपोज़ करते हैं और जब तक हमारे अंदर दम है इसके ख़िलाफ़ हम लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मदीना एजुकेशन सेंटर में, जहाँ पर ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यूसीसी के ख़िलाफ़ जिस तरीके से यानी कि एक मुहिम जारी है, जहाँ पर सरकार और लॉ कमीशन को बहुत सारे एप्लीकेशंस देने की अर्ज़ी की अपील की जा रही है, ऑलमोस्ट रखा गया है। उसी एतबार से आज ख़वातीन के शोबे को लेकर एक विंग है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, तो उसके तहत यहाँ पर एक मीटिंग मुनक़िद की गई है जिसमें पूरी तरीके से मुख्तलिफ़ NGOs, मुख्तलिफ़ तंजीमें और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और इस ख़याल इजहार में ये यानी कि आउटपुट आया है कि एक ऐसा मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर कि सारी हिंदुस्तान के साथ साथ तेलंगाना की ख़वातीन इस यूसीसी के बिल के ख़िलाफ़ है और इस मुहिम को लगातार हम जारी रखेंगे। और बहुत सारे डिटेल्स तो आए हैं क्योंकि यूसीसी सीधे सीधे हमारी शरीयत पर, अल्लाह के क़ानून पर, कुरान पर और हदीस पर पूरी तरीके से एक हमला है जिससे ये नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा वी आर अपोजिंग इट। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। माइनॉरिटी इजलास में बीआरएस मुस्लिम कायदीन की अदम मौजूदगी, हुकूमत के जवाल की उल्टी गिनती शुरू, 9 साल तक मुसलमानों को धोखा दिया गया, खुद पार्टी के मुस्लिम कायदीन को नज़रअंदाज किया गया, इसका हिसाब देने का वक्त आ गया। मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने बीआरएस मुस्लिम कायदीन के इजलास पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप रियासत तेलंगाना के हालात आपकी नज़रों के सामने हैं और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे मौजूदा हुकूमत की पैतरेबाजी भी तब्दील होती नज़र आ रही है और इनको अब मुसलमानों की तकालीफ़ का इनको अब एहसास हो रहा है और अब ये मुसलमानों की ज़ख्मों पर मरहम लगाने की बातें कर रहे हैं। लगाना तो इनके बस की बात नहीं है, सिर्फ बातें किए जा रहे हैं। और जो अक़लियती जो कन्वेंशन रखा गया, सबसे बड़ी हुकूमत की वहाँ पर नाकामी ये साफ ज़ाहिर हो गई है कि हरीश राव ने अपने ख़िताब के दौरान
मेरे फ़कीर भाइयों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर ये इत्तलात भी आम है कि उन पब्लिक में 80% से ज़ायद हमारे फ़कीर बिरादरी के मुसलमान भाई थे और उनको डिस्ट्रिक्टों से गाड़ियों में भर भर कर लाया गया था और वो बेचारे इस उम्मीद पर आए थे कि हमारी इस फ़कीर बिरादरी के लिए हुकूमत कुछ अच्छे ख़यालात रखती है और हमारे भलाई के लिए यहाँ पर कोई हमको तोहफ़ा मिलेगा। लेकिन उनको भी जो है ना यहाँ पर मायूसी हुई, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया। और ये बीआरएस सरकार का ये पहला हरबा नहीं था, बल्कि रमज़ान में जब पूरा हैदराबाद तमाम उलमाए किराम और मशाइख उज़्ज़ाम सीएम की इफ्तार पार्टी का जब बाइकाट किए तो महमूद अली साहब ने एक हरबा इस्तेमाल करते हुए ऐसे गुमनाम अशख़ास को जुब्बा शमला पिनाकर स्टेज पर बिठा दिया और ये बताने की नाकाम कोशिश की कि मशाइख उज़्ज़ाम हमारे स्टेज पर मौजूद है। लेकिन उनको देखते ही जानने वाले जान गए कि इनका ताल्लुक़ कौन से तबक़े से है। तो इसी तरह ये माइनॉरिटी इजलास में भी खुद पार्टी के वर्कर इसमें शरीक नहीं हुए। तो यहाँ पर हुकूमत को अपनी नाकामी साफ नज़र आने लगी और ये एहसास हो गया कि ख़ुद उनकी पार्टी के मुसलमान उनसे कितने बज़ल हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऐलानात करना और आगे के जो ना वादे करना इनका कोई काम आने वाला नहीं है। और ये महमूद अली साहब, ये जो फ़कीर बिरादरी के लोगों को जमा करने का सहरा जो आप अपने सर जो ना लिए हैं, तो यही आपको ले डूबने वाला है। और एक इत्तलात आ रही है कि इलेक्शन से पहले हमारे रियासत के अइम्मा मौज़नीन पर दबाव डाला जाएगा, क्योंकि हुकूमत आपको जो ना 5-5 हज़ार रुपये दे रही है, लिहाजा मुसलमानों के वोटों को जो ना राग़िब किया जाए, वोटरों को राग़िब किया जाए। यानी कितनी बड़ी शर्म की बात है कि आज बीआरएस पूरे जो ना भारत पर हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाली खुद अपनी रियासत में औंधी पड़ी हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके पॉलिसियाँ कितने जो है ना गलत साबित हुई हैं। अब ये जब खुद अपने घर को नहीं बचा सके तो ये पूरे भारत में जाके क्या बचाएंगे? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अभी तक देखिए हमारे हरीश राव साहब कह रहे थे कि हमारे सीएम साहब के नजर आँखों में मुसलमान भी उतनी हैं, हिंदू भी उतनी हैं। तो हमारे हरीश राव साहब क्या आप बता सकते हैं कि अरबों रुपये मंदिरों की तामीर में जो ना लगा दिए, आप बता सकते कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को छोड़कर कोई मस्जिद जो ना बनाया गया या कोई खबरस्तान के लिए मुसलमानों को ज़मीन अलाट की गई, क्या वहाँ पर उसके लिए कोई हिफाजती इक़दाम किए गए? क्या वक्फ बोर्ड की जो जायदाद लूटी जा रही है उसके हिफाजत के लिए कुछ किए आप? और हमारे रियासत के इमाम मौज़नीन रमज़ान से अब तक अपने एजाजियों से महरूम हैं, अब तक उनको नहीं दिया गया। तो अब कौन सी ज़बान से बोल रहे हैं कि हम दोनों को एक नज़र से देखते? कितना बड़ा झूठ जो ना फर्राड है ये तेलंगाना के अवाम के साथ। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपकी हर बात को जो ना मान लिया जाएगा, यकीन कर लिया जाएगा? ये आप जहन से निकालिए। अब ये बीआरएस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये गिनती उन्होंने अपने उस इजलास से खुद शुरू कर लिया है इन्होंने। यानी बीआरएस के जितने भी मुस्लिम कायदीन हैं सब ने किनारा कशी इख्तियार की और उसमें एक खदावर बीआरएस के एक लीडर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो फ़कीर बिरादरी के लोग आए थे उनसे उन्होंने कहा कि भाई तुम अवाम में भीख मांगने वाले हो और हम लोग हुकूमत से भीख मांगने वाले हैं, यानी हम दोनों भी फ़कीरा हैं। यानी जो लोग गए थे वो पूरे के पूरे भीख मांगने वाले हैं। और फिर जो चेयरमैनों की शालपोशी गुलपोशी जो की गई है, जो तस्वीर वायरल हो रहे हैं, यानी उनको ये शाबाशी दी गई है कि आप लोग जो ना मुसलमानों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उसका जो ना तुमको एजाज़ दिया जा रहा है। शर्म की बात है। और फिर अभी आप मुसलमानों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुसलमान जो ना राग़िब हो जाएंगे, फिर जो ना सरकार हम बनाएंगे। ये कितना ख्याल खाम है आपका, ये कामयाब होने वाला नहीं है। और मुसलमान आपके इस हथकंडों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके कोई वादों के ऊपर कोई यकीन करने वाला नहीं है।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी जामे उस्मानिया रेलवे स्टेशन पर नामालूम अफराद ने 10 दिनों की नौमौलूद लड़की को छोड़कर चले गए। मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। इत्तला पाकर पुलिस ने मुकामी वाक़ा पहुंचकर इस नौमौलूद लड़की को शिशु विहार सेंटर मुंतकिल किया और इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। दीजिए नाज़रीन इजाज़त, मिलते हैं अगली अहम खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।